गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग 2021 का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हम आपको कई मॉडल पेपर करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम राजू प्रकाशन का मॉडल पेपर आपको करवाते हैं। इससे पहले ये है कि हमने बहुत सारे तो वीडियो डाले ही हैं। आप लोग उन सॉल्वों को, जैसे 2020 के प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे ना, तो आप वहाँ से भी जाके उन सबको देख लो और इसके बाद इस मॉडल पेपर को करो। और जैसे कि आप लोग हर सवाल बहुत गौर से देखो, क्योंकि कहाँ से आ जाए ये नहीं पता है, लेकिन हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि फंस जाए क्वेश्चन। हो सकता है डिजिट चेंज हो सकता है, बट तरीका नहीं चेंज हो सकता। तो हम लोग चलते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका राजू प्रकाशन, सभी लोग जान ही रहे होंगे। ठीक, अब यहाँ से हम लोग मॉडल पेपर को हल करते हैं। तो इसका जो एक ही मॉडल पेपर इसमें दिया है, हम लोग उसको देख लेते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है मॉडल पेपर में। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर देखो यहाँ से मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चनों का। ओके, बाकी ठीक है, हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमीय संख्या, मतलब जो बहुविकल्पी है, कह रहा है कि एक परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या का योग होता है सदैव। तो देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात होगी। देखो परमीय क्या होगा, मान लेते हैं √3 क्या है, परमीय संख्या है। और इसके बाद क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 4 क्या है, सॉरी √3 क्या है, अपरमीय संख्या, सबको पता है। लेकिन 4 क्या है, परमीय संख्या है। हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तब भी क्या मिलेगा मुझे, अपरमेय ही मिलेगा। तो हम कहते हैं एक परमेय को और एक अपरमेय को जब भी जोड़ोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरमेय संख्या ही मिलेगा। तो यहां से भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो इसका आप ऑप्शन नंबर क्या सही है, अपरमेय संख्या, मतलब बी सही है। ओके, फिर अगला सवाल क्या कह रहा है आपके कि आंकड़ों में ऐसे दिया है, आंकड़ों 2 6 4 कामा लगा के है, और 202 202, और इसके बाद 1 3 2 3, इस प्रकार से है। और पूछ रहा है का बहुलक है, का बहुलक है। तो देखो इसमें से बहुलक क्या है, बहुलक का मतलब हो जो सबसे अधिक बार आया हो। तो देखते हैं कि 2 एक जगह पे यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है। मतलब कह रहे हैं कि 2 सबसे ज्यादा जगह बार आया है। मतलब 2 कितनी बार आया मेरे बाबू, 4 बार आया है। तो 4 बार आया तो सबसे ज्यादा वही है। तो आपका बहुलक क्या है, जो बहुत बार आया है। तो 4 आया है ना, मतलब 2 आया है, कितनी बार, 4 बार आया है। तो जो आपका बहुलक होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, सी। सी में क्या है, 2। ये आपका सही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार आया है, तो आपका वही सही होगा। तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक समीकरण दिया है। और दूसरा क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब ये 2 समीकरण है आपसे। और इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय का मतलब उसके समान कोई ना हो, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। अगर इन दोनों रेखाओं को हम डायग्राम बनाएं तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। और हम लोग जानते हैं कि अद्वितीय हल तब होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। तो ये क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है मेरे बाबू, अद्वितीय हल होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है।
सी में कह रहा है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखो A1 ये है, A2 ये है, B1 ये है, B2 ये है। A1 A2 और B1 B2 की जगह पे क्या हो सकते हैं मेरे बाबू, अंक आ सकते हैं ना। तो अंक आएंगे तो अंक रख लेंगे, और जब अंक रख कर देखेंगे तो अगर इस प्रकार से नॉट इक्वल टू में आ गया तो हम बोलेंगे क्या कि ये अद्वितीय हल है। हम नहीं आया तो कह देंगे भाई अद्वितीय हल नहीं है। ठीक, तब और कोई हल होगा। जैसे क्या होते हैं, अनेक प्रकार से हल होते हैं, मतलब बहुत सारे हल होते हैं, कभी कभी संपाती भी होते हैं, तो वो आगे कंडीशनों में होंगे, लेकिन जो पूछा हम उसी का आंसर देंगे। अब देखो कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो ध्यान देना, ध्यान देना, कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि सबसे पहले दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर दिया है समकोण त्रिभुज, ऑप्शन 2 में समकोण त्रिभुज। तीसरा दिया है सी सर्वांगसम, और मतलब ये 3 लिख दो। और जो चौथा है आपका वो दिया है समबाहु। अब बताओ, कह रहा कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अच्छा ये बताओ, अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो, जितने भी समद्विबाहु त्रिभुज होंगे क्या एक जैसे होंगे? एक जैसे होंगे सभी? मेरे प्यारे बच्चों देखो, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि जो समद्विबाहु त्रिभुज होंगे वो भी समरूप होंगे। क्योंकि भैया समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे हो सकता है कि ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसी को ऐसे बना दो, ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब देखो कहते हैं कि दोनों समरूप है। समरूप का मतलब होता है मेरे बाबू रूप समान, तो दोनों का रूप समान है तो क्या है, समरूप है। लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकते, समरूप हो सकते हैं। फिर कह रहा है कि समकोण, समकोण त्रिभुज ऐसे होता है, समकोण त्रिभुज ऐसे होता है, तो क्या है, दोनों समरूप है या नहीं है? सीधी सी बात है, समरूप है। ओके, तीसरा कंडीशन क्या होता है, समकोण हो गया, सम सर्वांगसम। तो भैया जो जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज होंगे सभी समरूप होते हैं। जो भी आपके सर्वांगसम होंगे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो भी क्या होंगे। इसके बाद आपको समबाहु दिया है, तो मेरे भैया जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे, देखो सर्वांगसम तो सभी समरूप होते हैं, लेकिन अगर समबाहु है तो इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर है, मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगे तो सभी कोण बराबर होंगे, और जब सभी कोण बराबर होंगे तो क्या होगा, समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। तो यहां से जो है आंसर एक भी, मतलब अब किसको हम सही कह सकते हैं, चारों सही दिख रहे हैं। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। इसमें हम किसी को ये नहीं कह सकते कि यही सही है, क्योंकि अगर समबाहु है तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। अब चाहे जो आप, मतलब ये भी अगर इतना बड़ा आपने बना दिया तो इसके भी सभी कोण 60 अंश, अगर और बड़ा बना दिया इसके भी सभी कोण 60 अंश, अगर दोनों समरूप हैं तो भैया सॉरी क्या बोलते हैं, समबाहु है, तो इसके तीनों कोण 60 अंश, इसके भी तो तीनों कोण 60 अंश, तो अब क्या बोलोगे, समरूप है ना। तो सभी अपने आप में क्या है, समरूप है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे चलते, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे से बात कर सकते हो, ऊपर नंबर पड़ा है या आप
ठीक, या डिस्क्रिप्शन में जाके डिस्क्रिप्शन में जा करके आप मेरा नंबर ले सकते हो। ओके, अब देखो क्या कह रहा है बाबू मेरे अगला कि साइन 48 है, ध्यान से पढ़ना कि साइन 48 डिग्री है, और कह रहा है माइनस कॉस 42 डिग्री। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, साइन 48 है, जैसे आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 42, क्योंकि अगर 90 से 42 करोगे इतना आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे तो है ये cos 42 डिग्री। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, होता है क्या, cos थीटा होता है। थीटा के स्थान पे क्या है, तो ये हो जाएगा cos 42 डिग्री माइनस cos 42 डिग्री, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0। तो ऑप्शन में जहां भी 0 होगा वही क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, कह रहा कि शंकु के छिन्नक का आयतन है, क्या कह रहा है बाबू, शंकु के छिन्नक का आयतन है, कोई शंकु है, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, ध्यान देते हैं। देखो क्या होता है शंकु के छिन्नक का आयतन, सबसे पहले देखते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, तो बोलेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे तो कई जगह 1/3 है, अब क्या करोगे, देखो शंकु का आयतन भी दिया है इसमें, हमें बताना छिन्नक, तो देखो 1/3 पाई सब कुछ रहेगा, लेकिन जहाँ पे आर स्क्वायर है वहां पे हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच। अब ये एच यहाँ भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आप कहीं भी एच को कर सकते हो। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो यही आपका जहाँ पे मिले ऑप्शन वही सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, 2 सही है। अब ऑप्शन नंबर 2 में आपको 1/3 पाई एच को यहीं पे लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ लिखो चाहे वहां लिखो। ठीक, तो यही विकल्प आपका सही है, मतलब बी वाला विकल्प आपका क्या है, सही है। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके 4 तक हो गए, सभी को विकल्प हो गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चनों पे चलते हैं। ओके, तो आगे देखते, देखो ये मॉडल पेपर है, आप अच्छे से पढ़ लो, ऐसा नहीं कि वीडियो स्किप कर दो कि सर का फायदा होगा। ठीक है, तो मेरे फायदे से पहले आपका भी फायदा होगा कि आप अच्छे से पढ़ लोगे, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है कि 3825 है, 3825 है, इनको मुझे अभाज्य गुणनखंड बताना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, इनका जो है अभाज्य गुणनखंड करना है। ओके, गुणनखंड के रूप में मैं व्यक्त कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग जानते हो एलसीएम निकाल लो, इसका गुणनखंड निकाल लो। 3825 है, तो क्या करोगे मेरे बाबू, 5 से तो कट ही रहा ना, और किसी का 5 2 7 और 8 7 15 3 18, 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 5 15, 5 से काट देते हैं, 5 8 40, 40 2 42, 2 बचा और 25 हो गया, तो 55 25 हो गया, फिर 5 से काटोगे 17, 17 से काट दिए, तो इसका जो गुणनखंड मिला वो 3825 का मिल गया मुझे, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 और गुणे 70। लेकिन मुझे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य तो संख्या ये भी है, लेकिन मुझे बताना कैसे है, हमें इसका ऐसे बताना है कि जो 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर, 5 कितनी बार है, तो 5 का स्क्वायर, और गुणे 17, मतलब सभी संख्याओं को या सभी अंकों को कह सकते हो केवल एक बार लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है, उसे हम लोग कभी दोहराएंगे नहीं, तो एक बार लिखा जाएगा, आपके सामने एक बार लिखा गया है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें कह रहा है, देखो बहुत ही आसान है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करो। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिनके पहला मूल कितना दिया है, मान लेते हैं, माना मूल हम मान लेते हैं कि माना मूल जो है अल्फा व बीटा है। क्या है? अल्फा व बीटा है। ये आपके मूल दिए गए हैं। तो देखो जब ये मूल आपको दिए गए हैं तो हम मान लेते, देखो तो हम मूलों को, अल्फा की वैल्यू कितना दिया है बाबू? 3 दिया है, और बीटा की वैल्यू दिया है 1/3। इस प्रकार से दिया गया है। तो करना क्या है, हमें मूलों का योगफल निकाल लेना। सबसे पहले मूलों का योगफल, और ये होता है, या फिर आप मूलों को योगफल की जगह पे ऐसा अल्फा प्लस बीटा लिख दो, और ये होता है क्या? 3 + 1/3। यही तो मूलों का योगफल होगा, दोनों को जोड़ लो। तो 3 × 3 = 9, 1 10/3। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब कोष्टक में लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा। तो 3 × 1/3 कैंसिल, कितना आ गया? 1 आ गया। हमें द्विघात समीकरण निकालना है, तो ये होता है बाबू x² - अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² माइनस इसकी वैल्यू कितना है? 10/3। यहाँ पे x है और प्लस में 1 है इक्वल टू 0। अब 3 का इधर गुणा होगा, 3x² माइनस 10x, 3 का इसमें होगा प्लस 3, और पूरे के बट्टे में 3, लेकिन उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? दो घात समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम इसके आगे वाला क्वेश्चन हल करते हैं। इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो वो कह रहा है कि त्रिभुज ABC और BDE हो, मतलब दो त्रिभुज हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना मेरे बाबू, कह रहा कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक, क्या है? समबाहु त्रिभुज हैं। अब जानते ही हो कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जैसे एक त्रिभुज ये है आपका त्रिभुज ABC मान लेते हैं। ये आपका क्या है? A है, ये आपका B है, और ये आपका C है। क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ो। कह रहा कि त्रिभुज ABC और BD हो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D भुजा BC का क्या है? मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो भैया अगर ये मध्य बिंदु है तो इस त्रिभुज को आप ऐसे ही नीचे भी बना सकते हो कि BDE ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। या को कभी कभी अगर ये सब क्या है, दोनों इसका भी मध्य बिंदु हो जाएगा, इसका भी मध्य बिंदु हो जाएगा, दूसरा वाला जैसे बच रहा ना E, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग BDE की बात कर रहा तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ऐसे हुआ होगा। तो इस प्रकार से भी त्रिभुज हो सकता है। तो हमें लोग जानते हैं कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं? पहले से समरूप होते हैं। तो आप कह सकते हो कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके है? BDE के है पहले से, क्योंकि ये क्या है आपस में? समबाहु त्रिभुज है। और हम लोग जानते हैं जो क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं, उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब आप कह सकते हो, देखो यहां से क्या पता है कि BC = जो है वो किसके है?
2BD के बराबर है। क्यों? क्योंकि दिया है कि जो D है वो BC का क्या है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब इधर जितने होगा उधर भी उतना ही होगा। तो ये BD प्लस CD इक्वल टू, अगर आप निकालना चाहते हो जैसे BC है तो इसको लिख सकते हो BD प्लस CD। अब BD ये है, CD ये है, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर है, तो आप लिख सकते हो कि BC इक्वल टू BD प्लस BD, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है वही, तो BC इक्वल टू कितना, 2BD। ओके, तो जहां पे BC है वहां पे आप 2BD लिख सकते हो। समझ में आया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूं। तो ये हो गया। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मतलब AB का स्क्वायर और बटे BD का स्क्वायर। ओके, क्योंकि इसकी भुजा और बटे इसकी भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब AB का स्क्वायर आप ऐसे रहने दो, और जहां पे BD है वहां पे क्या लिख सकते हो, या आप जहां पे AB था वहां पे क्या लिख सकते थे, BD लिख सकते थे। तो देखो यहाँ पे आप लिख दो कि जहां पे AB है वहां पे लिख सकते हो 2BD का स्क्वायर, और बटे में BD का स्क्वायर तो है ही है। अगर आप तोड़ते हो तो ये हो जाएगा 4BD स्क्वायर बटे BD स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल, यहाँ पे नीचे एक बचा, अर्थात आप कह सकते हो ये किस अनुपात में है, 4:1 के अनुपात में है। मतलब त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज BDE जो भी है वो किस अनुपात में है, 4:1 के अनुपात में है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अरे भैया क्या करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर करो। ओके, चलो आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे वीडियो को अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग चलते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको ना पैसा लग रहा है ना कुछ भी लग रहा है, बस क्या है, एक ही शेयर जरूरी है और लाइक करना है। इसमें पैसा की खर्च करने की कोई बात ही नहीं है। इसके बाद भी आप लोग नहीं पढ़ते हो, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ोगे मेहनत से। हम लोग आगे चलते हैं। चलो देखो क्या है आपके सामने क्वेश्चन, कि बिंदुओं A, B और -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात करो। हम लोग सभी लोग पढ़े हैं बीच की दूरी का फार्मूला। तो बीच की दूरी का फार्मूला मान लेते हैं A आपका है A, B, और B आपका है, सॉरी A आप क्या मान लो, P मान लो, A तो है ही है, और Q मान लो कि -A, -B दिया है। तो हम लोग जानते हैं बीच की दूरी का सूत्र जो है, बीच की दूरी के सूत्र से, तो क्या है, PQ इक्वल टू होता है अंडर रूट लगाते हैं और x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करते हैं ना। तो देखो ये PQ हो गया, x2 माइनस ए है, माइनस ए, और ये माइनस और x1 लिखोगे, ठीक है, और हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - v और -b का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों अब देखो क्या होने वाला है, -a -2a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये प्लस -2b का स्क्वायर। तो PQ क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखो 2a का स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये 4b का स्क्वायर हो गया। 4 कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा PQ इक्वल टू 4 अंदर ही कॉमन ले लो, तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है मेरे बाबू, 2 होता है, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मात्रक लिख दोगे क्योंकि ये दूरी है, क्या है, दूरी है। तो दूरी क्या होगा, किसी ना, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी में तो होगी। तो अब ये तो मुझे पता नहीं किस में है, तो आप क्या लिख दोगे डायरेक्टली कि मात्रक। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, 2 खंड हो गया।
अब हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे देखेंगे, लेकिन देखते हैं कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से मतलब कितना टाइम चलाते हो, कितना देखते हो आप सभी लोग, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप लोग जरूर करें। और ये 2021 का मॉडल पेपर है, आप लोग इसको जरूर करें, इसमें कंजूसी ना करें कि हमें नहीं करना है। ओके, धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हो। बाय।